आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। इसके अंतर्गत आपको ऑफिस एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब टेक्नोलॉजीज, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली के बारे में हिंदी भाषा में सिखाया जाएगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर बटन पर क्लिक करके आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। लाइक बटन पे क्लिक करके लाइक करें, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करें, जिससे कोई भी नया वीडियो में बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करेगा। तो दोस्तों, आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। जैसे आपको पता है कि हम लोग सी प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे थे, तो सी प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने पीछे 26 सेशन अपने कंप्लीट किए। इनमें हम लोगों ने सी के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हुए फाइल हैंडलिंग तक काफ़ी प्रोग्राम्स को देखा। उम्मीद करता हूं कि आपका ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा सहायता किया होगा। आज जो 27 सेशन हमारा है वो डेटा स्ट्रक्चर का है, और डेटा स्ट्रक्चर का ये पहला पार्ट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके संबंधित जो टर्म्स हैं उनका जानकारी लेते हुए उनके प्रोग्राम्स को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम आप जाने कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डेटा का मतलब होता है आंकड़ा, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। तो देखिए, आपको भी एक बात पता होगा कि अगर हम अपने आंकड़े को सही ढंग से रखेंगे तो उसको यूज करना, उसको प्रयोग में लाना हमारे लिए काफ़ी आसान रहता है। तो जैसे उदाहरण के रूप में आपके पास कोई एक अलमारी है, उसमें आप अपने बहुत सारे निजी वस्तुओं को रखते हैं। तो अगर उन वस्तुओं को रखने का कोई आप सिस्टम ना बनाएं, आप ऐसे उसमें अपने कपड़े, अपने वॉच, अपने ट्राउज़र फेंक दें, तो आप देखेंगे कि आपका जो मटेरियल है वो एक सिस्टमेटिकल ढंग से नहीं होगा। तो उसमें से किसी विशेष ट्राउज़र को या पैंट या शर्ट को आपको खोजना हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो जैसे हम लोग अपने वस्तुओं को अलमारी में एक सिस्टमेटिकल ढंग से अरेंज करके रखते हैं, इससे हमें जब जिस वस्तु की ज़रूरत होती है तो वो हमें तुरंत मिल जाती है। तो इसी ही प्रकार से एक डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट होता है। डेटा स्ट्रक्चर कोई कीवर्ड नहीं है और ये प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है। चाहे आप सी पढ़िए, पाइथन पढ़िए, जावा पढ़िए, C++ पढ़िए, सबके साथ डेटा स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है ये एक वे है, एक रास्ता है आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सुसंगठित करने के लिए, जिससे आप उसे बहुत अच्छे, बेहतर तरीके से, कुशल तरीके से प्रयोग कर सकें। ये बात सिखाता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। तो जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं इसके लिए कई टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हमें अपने प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे एरे हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। लिंक लिस्ट होता है, स्टैक होता है, क्यू होता है, बाइनरी ट्री होता है, बाइनरी सर्च ट्री होता है, हेप, हैशिंग, ग्राफ, मैट्रिक्स, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में प्रयोग करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर को शॉर्ट फॉर्म में डीएस बुलाता है। तो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर का जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है। अगर देखा जाए तो इसका भी लगभग 30 से 35 वीडियो बन सकता है, पर फिलहाल मैं आपको कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। मैं कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनकी मैं बात करूंगा। इनमें मैं फिलहाल ये 4 टॉपिक कवर करूंगा: एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। ये आपके ओ लेवल के सिलेबस में है, पर अगर आप ए लेवल में जाएंगे तो डेटा स्ट्रक्चर एक अलग पूरा पेपर मिलेगा, तो उसमें आपको ये सारी बातें पढ़नी पड़ेंगी। जिनमें एरे को हम लोगों ने पढ़ लिया है। एरे में सिंगल डायमेंशन एरे है, मल्टी डायमेंशन एरे है, मैट्रिक्स वगैरह के प्रोग्राम थे, वो हम लोगों ने जान लिया है। आगे हम लोगों को अब चर्चा करना है कि स्टैक क्या है, क्यू क्या है और लिंक लिस्ट क्या है। हम लोग इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टैक को स्टार्ट करेंगे। स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन फिलहाल हम लोग एरे के साथ करेंगे, यानी स्टैक और क्यू के जो प्रोग्राम बनते हैं तो उसमें हमें एरे या लिंक लिस्ट का सहारा लेना होता है। फिलहाल एरे का सहारा इसलिए लेंगे क्योंकि एरे हम जान रहे हैं। जब आगे हम लोग लिंक लिस्ट पढ़ लेंगे तो स्टैक और क्यू को लिंक लिस्ट के माध्यम से भी
आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैक। स्टैक क्या होता है? तो देखिए, स्टैक जो होता है ये भी जस्ट एक एरे होता है। यानी ऐसे हम लोग एरे में सिंगल डायमेंशन एरे की बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोग सिंगल डायमेंशन एरे में ढेर सारे एलिमेंट्स बनाते थे और उनके ऊपर अपने आवश्यकता के अनुसार प्रोसेस करते थे, तो उसी ही प्रकार से हमारा स्टैक यूज होता है। दोस्तों, स्टैक कोई कीवर्ड नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है जो प्रोग्राम में लिखा जाएगा। स्टैक एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका है। तो जो आप एरे के प्रोग्राम बना रहे थे, अगर आप उस प्रोग्राम में ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन रूल बना दें कि जो लास्ट में डेटा आपने डाला है वही ही पहले आपको निकले, तो वो स्टैक का कॉन्सेप्ट होता है। तो स्टैक हमें ये सिखाता है कि जब आप ढेर सारे एटम रखेंगे तो एटम को 1 बाय 1 रखते चले जाएंगे, पर अगर हमें एटम को निकालना होगा तो इसका रूल ये है कि जो ऊपर सबसे होगा, टॉप पे होगा, हम उसे ही निकालेंगे। इसका एक रियल एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे प्लेट जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास 10 प्लेटें हैं, आपको उन्हें रखना है, तो आपने 1 प्लेट रखा, 2 प्लेट रखा, 3 प्लेट रखा, ऐसे 10 प्लेट को रख दिया। तो अगर किसी को खाना होता है तो वो पहला वाला प्लेट जो नीचे रखा है उसे नहीं निकालता है। निकालने को जबरदस्ती निकाल ले वो अलग बात है, पर सही तरीका है कि जो 10वां जो टॉप पे है वो पहले निकलेगा, फिर 9वां निकलेगा। तो इस क्रिया को हम लोग लीफो या फिलो बोलते हैं। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिलो का मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो अगर ये रूल आप लगाते हैं कि आपका जो प्रोग्राम होगा उसमें इसी के तहत ही डेटा बाहर निकलेगा, तो वही ही प्रोग्राम आपका बन जाता है, स्टैक बन जाता है। बाकी स्टैक का कोई कीवर्ड नहीं होता है। स्टैक में जो मुख्य रूप से हम लोग क्रिया परफॉर्म करते हैं उसमें एक होता है पुश, एक होता है पॉप। पुश भी कोई कीवर्ड नहीं है, पॉप भी कोई कीवर्ड नहीं है। जब आप स्टैक में कोई एटम ऐड करते हैं उस क्रिया को पुश बोला जाता है। जब आप स्टैक से कोई एटम रिमूव करते हैं तो उस क्रिया को पॉप बोला जाता है। तो पुश और पॉप जो है ये कोई कीवर्ड नहीं है। जब आप डेटा ऐड करते हैं तो उसे पुश बोला जाएगा, डेटा रिमूव करते हैं तो उसको हम लोग पॉप बोलते हैं। और एक होता है पीक और टॉप, यानी कि जब हम लोग स्टैक के साथ काम करेंगे तो टॉप पे कौन सा आइटम है वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो टॉप को एक्सेस करने के लिए जो क्रिया करेंगे उसे हम लोग पीक या टॉप बोलते हैं। और एक होता है इज एम्प्टी, हमारा स्टैक खाली है कि नहीं खाली है इसका हमें वेरिफिकेशन करना होता है। तो ये जो 4 ऑपरेशन है ये हमें स्टैक के ऊपर करना होता है, जो हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे। ऐसे ही एक डेटा स्ट्रक्चर का टर्म होता है क्यू। क्यू माने लाइन। तो जो क्यू होता है ये भी एरे के द्वारा ही फिलहाल इंप्लीमेंट किया जाएगा। फिलहाल का मतलब लिंक लिस्ट से भी ये होता है। एरे हम लोग जान रहे हैं इसलिए एरे के साथ करेंगे। तो स्टैक और क्यू में केवल अंतर ये होता है कि स्टैक में जो सबसे लास्ट में डेटा गया था वो पहले आएगा। क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे किसी बैंक में आप जाओ तो कई क्लाइंट पैसा निकालने के लिए लाइन लगाते हैं, तो जो पहले क्लाइंट आता है वही ही विंडो पे पहले जाएगा और पैसा निकालेगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का अगर आप कोई कॉन्सेप्ट लगा देते हैं प्रोग्राम पे तो उस क्रिया को हम लोग क्यू बोलते हैं। तो बहुत सारे हमें ऐसे एप्लीकेशन बनाने होते हैं जहां हमें स्टैक और क्यू के कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है। इस वास्ते हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्यू पे जो ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं इन क्यू। इन क्यू का मतलब आप क्यू में कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो उसे इन क्यू बोलते हैं। जब किसी डेटा को रिमूव करते हैं तो डी क्यू बोलते हैं। फ्रंट का मतलब जो पहला डेटा है उसके पोजीशन को एक्सेस करने के लिए हम लोग फ्रंट यूज करते हैं, और जो लास्ट वाला डेटा होता है पीछे उसे हम लोग रेयर बोलते हैं। तो ये जो 4 टर्म है वो हमारे क्यू से संबंधित होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोग्राम्स में इसी स्टैक और क्यू को ही हम लोग जानने वाले हैं, और वो भी एरे के मदद से हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ मैं स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये स्टैक का एक प्रोग्राम है, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, पर इस पूरे प्रोग्राम में कोई भी ऐसा कीवर्ड फंक्शन नहीं है जिन्हें मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया है,
सब वही पुरानी ही बातें यूज हो रही हैं, बस उन्हें हम लोग एक सीक्वेंस में स्टैक ऑपरेशन के लिए अरेंज कर रहे हैं। तो आप देखो तो यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया गया है स्टैक करके, और इसमें दो मेंबर लिया गया है, एक st लिया गया है, ये डेटा को रखेगा, एरे टाइप का होगा ये, यानी हम 10 एलिमेंट अपने स्टैक में मैक्सिमम रखेंगे, आप 100,000 भी कर सकते हैं। और टॉप का मतलब ये हुआ कि जब आप स्टैक में कोई आइटम रखेंगे, डेटा रखेंगे, तो टॉप की पोजीशन हमें जाननी होगी, क्योंकि अगर आप प्लेट रखते हो तो ऊपर रखोगे, निकालोगे तो भी ऊपर से निकालोगे, तो आपका टॉप का क्या लोकेशन, उसके लिए ये वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, ये स्ट्रक्चर होता है। अब आपके स्ट्रक्चर स्टैक का मैंने एक वेरिएबल बनाया है एस करके, तो हम एस के जरिए इन दोनों मेंबरों को एक्सेस करेंगे। हमने यहाँ पे 3 फंक्शन डिक्लेयर किया है। पुश, पुश का मतलब स्टैक में कोई डेटा ऐड करना, ये रिटर्न टाइप का नहीं होगा और इसका आर्गुमेंट भी नहीं होगा। पॉप का मतलब होता है जब हम लोग स्टैक से कोई वैल्यू रिमूव करेंगे, ये रिटर्न टाइप का होगा, क्योंकि जो वैल्यू रिमूव हो रही होगी उसे हमें दर्शाना होगा, पाना होगा, ये कोई वैल्यू ले नहीं जाएगा। डिस्प्ले यानी हमारी जरूरत तब होगी कि स्टैक में क्या आइटम है देखा जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने डिस्प्ले लिया है। और यहाँ मैंने एक ऑप्शन के लिए ओपी वेरिएबल लिया है। ओपी वेरिएबल का उद्देश्य ये है कि आगे चल के मैं इंप्लीमेंट करूंगा इसे, और अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये सारे वेरिएबल और स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन मेन फंक्शन के ऊपर किया गया है। तो जब आप किसी फंक्शन, स्ट्रक्चर, वेरिएबल का डिक्लेरेशन मेन के ऊपर करते हैं तो इस क्रिया को ग्लोबल डिक्लेरेशन बोला जाता है। ग्लोबल इसलिए डिक्लेयर किया गया है क्योंकि इनकी आवश्यकता हमें मेन फंक्शन में भी पड़ेगी, इन वेरिएबलों की, इन स्ट्रक्चर की, और इन फंक्शनों में भी पड़ेगी, इसलिए इसका ग्लोबल डिक्लेरेशन करना ही होगा। स्क्रीन को यहाँ पे मैंने क्लियर किया है, क्योंकि अभी हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो टॉप की वैल्यू मैंने -1 कर दी है, क्योंकि कोई डेटा इसमें नहीं रखा गया है। ये एक हेडिंग बनाया गया है। यहाँ मैंने एक डू लूप चलाया है, और डू लूप के साथ वाइल लूप में मैंने जो शर्त लिखा है वो मैंने लिखा है ओपी, और ओपी की वैल्यू मैंने जानबूझ करके यहाँ 1 करी है। तो आपको भी पता है कि 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है। तो इसका मतलब ये जो डू वाइल वाला लूप है ये ट्रू लूप होगा, ओपी का मतलब यहाँ 1 लिखा हुआ है। तो जब हम ओपी की वैल्यू 0 देंगे, माने फॉल्स करेंगे, तभी ही ये लूप से बाहर आएगा। ये मैंने एक लूप बनाया। अब इस लूप में मैंने एक मीनू बनाया है कि अगर आप 1 चॉइस दे रहे हैं तो इसका मतलब पुश करेंगे, 2 देंगे तो पॉप होगा, 3 देंगे तो डिस्प्ले होगा, और आप 4 देंगे तो ये एग्जिट का काम करेगा। ये मैंने मीनू बनाया है। और यहाँ मैंने पूछा है कि भाई आप इन चारों में क्या करना चाहते हो। तो अगर आप देखो तो मैंने यहाँ स्विच लगाया है, अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो केस 1 में जाएगा, तो पुश वाले फंक्शन को कॉल करेगा ब्रेक। अगर 2 दोगे तो पॉप में जाएगा ब्रेक, 3 देंगे डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल करेगा ब्रेक, और 4 देंगे तो रिटर्न, रिटर्न का मतलब स्विच से बाहर निकल जाएगा। तो ये चॉइस है। तो मान लेते हैं आपने 1 चॉइस दिया तो ये पुश वाले फंक्शन में जाएगा, पुश वाला काम करेगा और फिर यही रिटर्न होके वापस आएगा। और चूंकि ये डू वाइल लूप में है तो ये आपसे पूछेगा कि क्या आपको दोबारा काम करना है। तो अगर आप 1 देंगे तो ये प्रोसेस फिर से चलेगा, 0 दे देंगे तो आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो ये मेन मेनू में मैंने केवल किस किस को कब कॉल करना है उसके लिए मैंने प्रोग्रामिंग लिखा है। अब यहाँ मैं पुश वाले फंक्शन का प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो देखिए हम लोगों ने अपना जो एरे लिया है स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को रखने के लिए st नाम का, उसकी साइज 10 है, माने हम 10 से ज़्यादा डेटा नहीं रख सकते हैं। तो चूंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो 9 तक जाएगा। तो अगर टॉप का पोजीशन 9 है तो इसका मतलब हमारा स्टैक फुल हो गया है और ये प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। तो चूंकि टॉप की वैल्यू अभी -1 है तो ये कंडीशन एल्स हो जाएगी। अगर आपका टॉप का वैल्यू बढ़ते बढ़ते 9 हो जाएगा तब वो आपसे कहेगा कि स्टैक फुल है, तो अभी स्टैक खाली है। ऐसे स्थिति में आपसे वो एक वैल्यू पूछेगा, और वैल्यू पूछने के बाद मैंने यहाँ लिखा है एस के टॉप की वैल्यू अभी -1 थी, उसको मैंने एक +1 कर दिया, तो अब टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी। और आपका स्ट्रक्चर का जो मेंबर है st एरे टाइप का, टॉप की वैल्यू यहाँ 0 हुई है तो 0 एलिमेंट में वो नंबर स्टोर हो जाएगा जो नंबर आपने यहाँ पे इनपुट किया है।
तो जब भी आप पुश वाले फंक्शन को कॉल करोगे तो उसमें आप चाहो तो ये इफ वाला इग्नोर कर सकते हो, मगर अगर भरते भरते डेटा फुल हो जाए एरे में तो ऐसे स्थिति में कोई एक सुटेबल एरर दे, इसलिए मैंने यहाँ इफ लगाया। तो पुश का जो एल्गोरिथम होता है उसमें पहले जस्टिफाई किया जाता है कि स्टैक फुल तो नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो वैल्यू को इनपुट करा के टॉप की वैल्यू एक बढ़ाई जाती है और वैल्यू को उसमें स्टोर कर दिया जाता है। ये हमारा पुश का फंक्शन हुआ है। पॉप का मतलब डेटा को रिमूव कराना है। तो यहाँ पहले चेक किया गया है कि भाई ऐसा तो नहीं कि हमारा स्टैक पूरा खाली हो, तो पॉप में हमें एम्प्टी चेक कराना होता है, पुश में हमें फुल तो नहीं हो गया ये चेक कराना होता है। तो अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो आपका मैसेज आएगा कि आपका स्टैक खाली है, एम्प्टी है। और अगर आपका एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब डेटा उसमें है, तो आपके नम नाम के वेरिएबल में जो टॉप का पोजीशन होगा उस एलिमेंट की वैल्यू निकल के आएगी और उसको वो प्रिंट कर देगा, और प्रिंट करने के बाद टॉप का एक वैल्यू घटा लेगा तो वो एलिमेंट आपके एरे से रिमूव हो जाएगा। तो ये मैंने पॉप का एल्गोरिथम प्रोग्राम लिखा हुआ है। डिस्प्ले में एक वेरिफिकेशन किया गया है कि टॉप की वैल्यू अगर -1 है तो स्टैक एम्प्टी है, अन्यथा वो फॉर लूप चलाएगा टॉप से 0 तक, क्योंकि प्रिंटिंग जो होती है वो हमेशा जो पहला एलिमेंट है जो लास्ट में ऊपर रखा गया उससे प्रिंट करते हुए हम 0 तक जाते हैं। तो यहाँ माइनस माइनस करके हमने स्टैक को यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो इस प्रोग्राम को केयरफुली आप अपने कॉपी पे लिखेंगे, फिर आप अपने टर्बो सी में लिख के इसे कंपाइल करेंगे और इसे आप एक एक लाइन को पढ़ के आप जस्टिफाई करिए कि क्या किस कोड से हो रहा है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं। कंपाइल मैंने इसलिए नहीं किया चूंकि ऑलरेडी ये कंपाइल था। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन आने पे मान लेते हैं मैं यहाँ 2 दे देता हूँ। तो 2 देने का मतलब मैं वैल्यू रिमूव करना चाहता हूँ। चूंकि अभी हमारा स्टैक खाली है तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ गया कि स्टैक जो है वो आपका एम्प्टी है। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको दोबारा काम करना है, तो 0 देंगे तो बाहर आ जाएंगे आप। तो मैंने यहाँ 1 दिया। तो मैं अब प्लान करता हूँ कि कुछ वैल्यूओं को मैं इसमें स्टैक में भर लेता हूँ। तो मैंने 1 ऑप्शन दिया पुश के लिए, एक वैल्यू मैंने 10 दिया, फिर मैंने कहा कंटिन्यू में काम करूँगा, फिर मैं पुश के लिए 1 दे रहा हूँ, एक वैल्यू मैंने 20 भर दी, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं फिर से रिकॉर्ड भरूँगा, फिर मैंने यहाँ पुश के लिए कहा और एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे 30 दे दिया। तो ऐसे करना क्या है कि कंटिन्यू के लिए आपको 1 देना है, आपको ये मीनू मिल जाएगा और इस मीनू में आप 1 ऑप्शन देके पहले पुश के माध्यम से कुछ 2-4 वैल्यू भर लीजिए। आप 10 से ज़्यादा वैल्यू नहीं भर पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने एक कंडीशन लगा रखा है कि अगर स्टैक फुल हो जाएगा तो वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो मैंने एलिमेंट 3 भरे हैं वो क्या है। तो यहाँ मैंने 3 ऑप्शन दिया, तो आप देखो 30, 20 और 10 प्रिंट हो रहा है, यानी कि पहले मैंने 10 दिया था तो स्टैक के नीचे है, यानी पहला प्लेट है, फिर दूसरा प्लेट 20 हो गया, तीसरा प्लेट 30 हो गया। इस तरीके से वैल्यू आपकी स्टैक माने गट्ठर बनाएगी, बंडल बनाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ 1 देता हूँ कि मुझे दोबारा काम करना है। अब मैं कोई वैल्यू पॉप करता हूँ, पॉप का मतलब रिमूव करता हूँ। तो चूंकि लास्ट वैल्यू मैंने 30 दिया था तो वो आपको बताएगा कि आपकी 30 वैल्यू रिमूव हो गई है। अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ दिख भी रहा है कि पॉप्ड एलिमेंट इज 30। आप 1 दे के कंटिन्यू करिए, डिस्प्ले में जाइए तो आपको वो 30 वाली वैल्यू नहीं दिखाएगा, जो 2 वैल्यू शेष रह गई है वो दिखाएगा। तो इस तरीके से आपको पुश के जरिए वैल्यू डालना होगा, पॉप के जरिए वैल्यू रिमूव करना होगा, डिस्प्ले के जरिए उस वैल्यू को देखना होगा। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 इस प्रोग्राम को चलाइएगा। फिर जब आपको लगेगा कि ये प्रोग्राम हमें नहीं एग्जीक्यूट करना है तो आप 0 दे दीजिएगा, तो आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये एक प्रोग्राम था स्टैक का, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्टैक की प्रोग्रामिंग एरे के जरिए कैसे होती है। अब आगे हम लोग लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, तो लिंक लिस्ट के जरिए भी हम लोग स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। देखिए एरे जो होता है ये स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब इसकी साइज निर्धारित होती है। ऐसे यहाँ मैंने 10 दे दिया तो 10 से मैं ज़्यादा एलिमेंट नहीं रख पाऊंगा। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डायनेमिक कर दूं, माने कोई साइज निर्धारित ना करूं, मैं जितनी वैल्यू देता रहूं वो लेता रहे, तो ऐसे ही स्थिति में एरे के अल्टरनेट उसके जगह हम लोग यूज करते हैं
लिंक लिस्ट, यही केवल अंतर होता है एरे और लिंक लिस्ट में। तो ये एक प्रोग्राम था, मैंने आपको दिखाया। अब मैंने एक प्रोग्राम क्यू का भी बना रखा है, तो उस क्यू वाले प्रोग्राम को भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे वो काम करेगा। तो अगर आप देखें तो ये क्यू का प्रोग्राम है, इसमें भी मैंने पहले डिक्लेरेशन किया है। आप देखो यहाँ एक नया मैंने आपके सामने कीवर्ड यूज किया है, डिफाइन। डिफाइन माइक्रो कहलाता है। जैसे यहाँ डिफाइन लिखा हुआ है, मैक्स लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मैक्स एक आइडेंटिफायर है। मैक्स को मैं जहां यूज करूंगा इसका मतलब वो 50 उठाएगा। तो सीधे यहाँ चाहे आप 50 लिख सकते थे, या एक माइक्रो मैंने बना लिया, उसका भी यूज हो रहा है। इंसर्ट फंक्शन का डिक्लेरेशन हुआ है, डिलीट का हुआ है, डिस्प्ले का हुआ है, एक एरे का डिक्लेरेशन हुआ है जिसकी साइज 50 है। अभी चूंकि क्यू लाइन खाली है तो रियर माने पीछे से कोई नहीं है और आगे से कोई नहीं है, इसलिए -1 किया गया है। अब यहाँ पर एक लूप लगाया गया है while 1 का मतलब ट्रू लूप है। इससे आप बाहर तब निकलोगे जब आप इसे फाल्स करोगे, या एक कीवर्ड होता है एग्जिट, ये जब एग्जीक्यूट होगा तब आप इससे बाहर आओगे, और एग्जिट के लिए stdlib.h लगाया जाता है। यहाँ मैंने 4 मीनू बनाया है। 1 का मतलब इंसर्ट, 2 का मतलब डिलीट, 3 का मतलब डिस्प्ले, 4 का मतलब बाहर निकलना। यहाँ मैंने चॉइस पूछा है, चॉइस के बाद स्विच लगा दिया है। केस 1 में इंसर्ट, केस 2 में डिलीट फंक्शन को, केस 3 में डिस्प्ले को, 4 का मतलब बाहर निकलने के लिए एग्जिट मैंने लिखा है। चॉइस गलत देंगे तो इसका मतलब रॉन्ग चॉइस हो जाएगा। अब यहाँ पर इंसर्ट का ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है, तो पहले ये चेक करना है कि हमारा लाइन फुल तो नहीं हो गया, क्योंकि साइज इसकी 50 थी। तो अगर रियर का मतलब पीछे, लाइन का पीछे, इसकी वैल्यू फिलहाल -1 है। अगर वो आपके एरे के साइज के बराबर हो जाए, -1 इसलिए लिखा गया क्योंकि 50 साइज है तो 0 से 49 तक वैल्यू भरेंगे। तो अगर रियर आपका मैक्स के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ओवरफ्लो है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो फ्रंट की एक वैल्यू चेक करेगा कि फ्रंट -1 तो नहीं है। अगर -1 है तो वो फ्रंट की वैल्यू 0 कर लेगा और आपसे एक वैल्यू इनपुट के लिए पूछेगा, और रियर एक बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद एरे वाले एलिमेंट में वो डेटा यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो ये आपका इंसर्ट का एल्गोरिथम हो जाता है। डिलीट में चेक करना है कि हमारा ऐसा तो नहीं कि लाइन ही ना बना हो, तो फ्रंट की वैल्यू अगर -1 है तो बता देगा अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब इम्पटी, खाली है। तो चूंकि एक बार भी अगर आपने डेटा डाला होगा तो फ्रंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे स्थिति में कंडीशन एल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रंट की वैल्यू जो है उसको डिस्प्ले कराई गई है, और फ्रंट को एक बढ़ा दिया गया है। चूंकि आगे वाला व्यक्ति जो था वो लाइन से अब आगे निकल गया तो फ्रंट एक बढ़ जाएगा। तो जितनी वैल्यू निकलती रहेगी, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट है, तो फ्रंट की वैल्यू एक बढ़ती रहेगी। और ये हमारा डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट है। इसमें पहले हमारा क्यू इम्पटी तो नहीं है, उसको जस्टिफाई किया गया है, और ये लूप चला के फ्रंट से लेके रियर तक आपके एरे के वैल्यू को प्रिंट कर लिया गया है। तो अब आप इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो रन करने पे आपसे पहले पूछेगा इंसर्ट करना है कि डिलीट करना है कि डिस्प्ले। तो अभी फिलहाल तो ये खाली है, तो चलो इंसर्ट कर लेते हैं। तो 1 दिया यहाँ पे, इंसर्ट द एलिमेंट इन क्यू। मान लो मैं दे देता हूँ यहाँ पर 100। अभी फिर 1 दिया मैंने, यहाँ मैं दे देता हूँ 200, फिर 1 दे देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 300। अब इसे डिस्प्ले करके देख लेता हूँ, तो देखिए 100, 200, 300। इसमें क्या हो रहा है कि जो पहले आया था वो पहले खड़ा है, स्टैक में जो पहले आया था वो पीछे खड़ा था। तो यहाँ 100 को मैंने पहले डाला था, इसलिए 100 आ रहा है, 200 आ रहा है, 300 आ रहा है। अब मैं डिलीट करूंगा तो 100 डिलीट होगा, क्योंकि जो फर्स्ट इन हुआ था वो फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे जाएगा। तो यहाँ मैं डिलीट करता हूँ, तो डिलीट करने पे देखिए वो 100 बता रहा है कि 100 डिलीट हो गया है। अब अगर आप इसे डिस्प्ले करके देखेंगे तो 200 और 300 दिखाई देगा। तो दोस्तों ये एक कॉन्सेप्ट था जिसमें मैंने आपको क्यू को इम्प्लीमेंट करके बताया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको स्टैक और क्यू के बारे में एरे के जरिए इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया गया है। कल के वीडियो में मैं आपको आगे जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताऊंगा। आगे जो डेटा स्ट्रक्चर है वो लिंक लिस्ट का है, तो कल का सेशन जो होगा वो लिंक लिस्ट का होगा।
और एक सेशन हमारा लिंक लिस्ट के साथ स्टैक और क्यू का होगा और ये डेटा स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको उसका अलर्ट तुरंत मिल जाए। आपको मैं एक और खुशखबरी देना चाहता हूं कि जब ये 2 या 3 दिन के क्लास में हमारा डेटा स्ट्रक्चर सी वाला खत्म हो जाएगा तो मैं पाइथन का वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊंगा और आप लोगों को वो शेयर करूंगा, तो आप विदाउट एनी फीस पाइथन लैंग्वेज को भी पढ़ पाएंगे, जो आगे आपके भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको तुरंत उस वीडियो का अलर्ट मिल जाया करेगा। आपका दिन शुभ हो।